हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं और राष्ट्रपति के आगे जो भी है मौलिक अधिकार जो है आपका, उसको भी पढ़ चुके हैं। मौलिक कर्तव्य पढ़ चुके हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ चुके हैं। नागरिकता पढ़ चुके हैं। तो हम लोग प्ले लिस्ट में है ये सभी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी एग्जाम्स हैं इंडिया के, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। समझ गए? वो चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, या बीपीएससी हो, या आपका किसी भी स्टेट का दरोगा का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जो भी हो। समझ गए? किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी विभाग की हो, इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति के बारे में नोट्स देखते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। यानी कि भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका का उपराष्ट्रपति के तर्ज पर बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। आधिकारिक क्रम में यह पद जो है राष्ट्रपति के बाद आता है। संविधान के अनुच्छेद 63, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 देखते हैं। अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद जो है 89 का सब क्लज 1, अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 का सब क्लज 1 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है सभापति यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है। साथ ही अनुच्छेद 64 के ही प्रावधान के अनुसार उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। यानी कि जब जो है जिस अवधि के दौरान क्या करेगा कि उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। इस अवधि में अनुच्छेद 65 का सब क्लॉज 3 के तहत वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों एवं उन्मुक्तियों के साथ राष्ट्रपति के लिए संसदीय विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों एवं विशेषाधिकारियों का हकदार होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 का सब क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। अनुच्छेद 66 का सब क्लॉज 3 के तहत उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद जो है 66 का सब क्लॉज 4 के अनुसार भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उनके नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। इस संदर्भ में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संघ राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रति माह वेतन 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2016 से प्रभावी यानी कर दिया गया है। तो ये अधिनियम के तहत जो है दिया जाता है। किसके? तो 2018 के
संसद के संविधान मतलब संशोधन अधिनियम के तहत। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है, तो नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। यानी कि अनुच्छेद 67 के अनुसार क्या है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक होता है। अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड क यानी कि अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड ख के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड ग के तहत उपराष्ट्रपति अपनी पदावधि के समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है, अनुच्छेद 69 के अनुसार। चलिए देखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल। भारत के उपराष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल देखते हैं। पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक। दूसरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से दूसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967। तीसरा जो बीबी गिरी जो है 1967 से 69। चौथा जो गोपाल स्वरूप पाठक जो है 1969 से 1974। पांचवा बीडी जती जो है 1974 से 1979। छठा है एम हिदायतुल्ला न्यायमूर्ति 1979 से 84। सातवां जो है आर वेंकटरमन 1984 से 87। आठवां जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो 1987 से 1992। नवा के आर नारायणन 1992 से 97 है। 10वां है कृष्णकांत जो है 1997 से 2002 है। 11 है भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 है। 12वां है मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। 13वां है एम वेंकैया नायडू 2017 से 2022 तक। 14वां है जगदीप धनखड़ जो है 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक। और 15वां सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर 2025 से अब तक है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति। चलिए प्रश्न कोश का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। पहला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं ए संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, सी राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, डी राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा बी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 66 के सब क्लॉज 1 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। दो नंबर, अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उप राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं? ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बी संसद एवं राज्यों के विधायिका के सदस्य, सी केवल राज्यसभा के सदस्य, डी केवल लोकसभा के सदस्य। तो राइट आंसर होगा ए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 3 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं ए जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। तो राइट आंसर सी होगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा।
4 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? ए राष्ट्रीय स्तर पर सीधे चुनाव से, बी राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन से, सी लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायकों से सीधे चुनाव द्वारा, डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। राइट आंसर हो जाएगा डी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला लोकसभा का सदस्य, दूसरा राज्यसभा का सदस्य, तीसरा विधानसभा का सदस्य, चौथा विधान परिषदों के सदस्य। तो राइट आंसर होगा 1 और 2 होगा। ठीक है, ये 3 और 4 गलत है। राइट आंसर ए होगा 1 और 2। 6 नंबर देखिए सवाल, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? ए 798, बी 788, सी 545 और डी 250, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर बी होगा 788। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य, राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार दोनों सदनों को मिलाकर बने निर्वाचक मंडल में शामिल कुल सदस्य 788 थे। हालांकि राज्यसभा में 5 निर्वाचित एवं 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण इस चुनाव में मत देने के योग्य कुल निर्वाचक 780 ही थे। इनमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिसमें से 15 मत अवैध रहे थे। विजयी एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 तथा विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अलवा को 182 मत प्राप्त हुए थे। 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में निर्वाचक मंडल में शामिल कुल 788 सदस्यों में से लोकसभा में 1 तथा राज्यसभा में 16 निर्वाचित सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण मत देने के योग्य कुल निर्वाचक 781 ही थे। इनमें से 767 निर्वाचकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें से 15 मत अवैध रहे। विजयी एनडीए गठबंधन प्रत्याशी भाजपा के सीपी राधाकृष्णन को 552 तथा विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए। अगला सवाल देखिए 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इन कथनों में से कौन सा सही है? ए राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। 2 राज्यों के विधायिकाओं के सदस्य दोनों को चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चयन होगा केवल एक सही है, ए वाला, इसलिए राइट आंसर ए होगा। 2 नंबर गलत है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 क्या है? तो गलत है। 8 नंबर सवाल देखिए, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए कहा गया जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए देखिए, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो राइट आंसर होगा दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए की एक मान्य स्पष्टीकरण है, यानी कि ए भी सही है और आर भी सही है। कथन की कारण द्वारा पुष्टि होती है, क्योंकि अनुच्छेद 66 का सब 3 के ग के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सर्वोच्च सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 का सब 1 के अनुसार
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 9 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। दूसरा, वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 1, केवल बी यानी बी, केवल 2, सी जो 1 और 2 दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी होगा। कौन सा सत्य है? तो 1 और 2 दोनों सत्य हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के सब क्लज 1 के तहत उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 के सब क्लज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इस प्रकार प्रश्नगत दोनों ही कथन क्या है? तो सत्य है। 10 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के अध्यक्ष। तो राइट आंसर बी उपराष्ट्रपति हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा बी उपराष्ट्रपति। बारह नंबर, कौन सा कथन असत्य है? ए राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। सी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। डी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राइट आंसर सी असत्य है आपका, ये गलत है। असत्य पूछ रहा था, गलत है सी नंबर, बाकी सभी सही है, इसलिए राइट आंसर सी होगा। संविधान के अनुच्छेद 66 का सब क्लज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। इन तीनों कथन सही है। तेरह नंबर, उपराष्ट्रपति संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। 3 नंबर, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। चौथा, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन करना है तो आपका हो जाएगा, एक सही है और इसमें से 4 सही है, 2 और 3 गलत है, इसलिए राइट आंसर सी होगा, 1 और 4। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो। इस प्रकार कथन 1 गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं तत्कालीन सभा सदस्यों के समान बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन 4 गलत है, क्योंकि औपचारिक महाभियोग के लिए दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत, सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन 2 और 3 सत्य है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। 14 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते हैं। तो सही पूछ रहा है, तो चलिए आगे क्या दिया गया है इसको भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। चयन करना है ए दोनों, ए और 1 तथा 2, बी केवल 1, सी केवल 2, डी न तो 1 नहीं आपका 2। तो राइट आंसर होगा बी केवल 1 सही है। तो यहाँ पर देखिए केवल 1 जो है ये सही पूछ रहा है, तो केवल 1 सही है और ये गलत है। संविधान के अनुच्छेद 71 के खंड सब क्लज 2 के अनुसार यदि
उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति द्वारा अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधिमान्य नहीं होंगे। इस प्रकार कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 क्या है तो गलत है। 15 नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति। पहला, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। दूसरा, के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। चौथा, राष्ट्रपति के पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट जो है आपका 1 2 3 4 यानी कि डी, सभी चारों सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से विशिष्ट संबद्ध कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। वह राष्ट्रपति के पद त्याग, पदच्युति अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। इस प्रकार अभीष्ट उत्तर विकल्प डी है। 16 नंबर, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। दूसरा, इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पद दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो आपका हो जाएगा इसमें से क्या है कि सही पूछ रहा है, सही। तो सही होगा आपका कौन सा होगा? 2 और 3 आपका सही होगा। राइट आंसर सी। ये 1 नंबर गलत होगा। संविधान के अनुच्छेद 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत को उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान का अनुच्छेद 91 के सब क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। अनुच्छेद 65 का सब क्लॉज 3 के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त हो गई तथा वह राष्ट्रपति के लिए संसदीय विधि द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारियों का हकदार होगा। राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। 17, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? ए राज्य परिषद के, बी लोकसभा के, सी कैबिनेट के, डी मंत्रिपरिषद के। ए राज्य परिषद के। संविधान का अनुच्छेद 67 के परंतु के खंड ख के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के ऐसे संकल्प प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो। 18, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। ए केवल लोकसभा में, बी संसद के किसी भी सदन में, सी संसद की संयुक्त बैठक में, डी केवल राज्यसभा में। तो राइट आंसर डी केवल राज्यसभा में। 19, निम्न में किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद।
सी राज्यसभा। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापतित्व उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। 20 नंबर, नीचे 4 युग्म दिए गए जिनमें से वह सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे। ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जी एस पाठक। दूसरा जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। तीसरा जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और के आर नारायणन। चौथा जो है बी डी जती और के आर नारायणन। राइट आंसर होगा बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और बीबी गिरी। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल और शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक यूएसएसआर में भारत के राजदूत थे। बीबी गिरी 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के आर नारायणन वे चीन में राजदूत 1976 से 78 रहे। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में विकल्प बी सही उत्तर है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? पहला मोहम्मद हिदायतुल्लाह, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा नीलम संजीव रेड्डी, चौथा शंकर दयाल शर्मा। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर क्या होगा? पहला देखिए 1 2 3 4, बी जो है केवल 1 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 3 और 4। राइट आंसर होगा बी 1 और 4, यानी कि 1 सही है और 4 सही है। 4 मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से 84 के मध्य डॉक्टर तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वर्ष 1987 से 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। उन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया था। 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ए संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। बी सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। सी प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है। डी जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राइट आंसर डी होगा। प्रश्नगत कथन डी सही नहीं है, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं बल्कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो वर्ष 1952 से 1962 तक इस पद पर हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति व्यक्ति अनुसार थे, जो 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन सही है। तेईस नंबर सवाल देखिए, मोहम्मद हामिद अंसारी के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां, डी 13वां। तो राइट आंसर सी 12वां होगा। मोहम्मद हामिद अंसारी के भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 12वां था। वर्तमान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति अनुसार क्रमांक 15वां है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। नोट्स देखते हैं, नोट्स क्या है। वर्तमान में भारत में केंद्रीय यानी संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणी है: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र भार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों को समलम्बों वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्ट्री एक्ट 1952 में कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री के साथ उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर पद का भी उल्लेख है। भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। तब भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1,
के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल, अनुच्छेद 74 का सर्कुलर 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75 के सर्कुलर 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 75 का सर्कुलर 1 के क अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान का 91वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया। अनुच्छेद 75 का सर्कुलर 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 का सर्कुलर 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड सर्कुलर 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। मंत्री यह उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनात्मा के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्रियों की होती है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष भी होता है। अनुच्छेद 75 का सर्कुलर 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन संविधान के बारे में उसके द्वारा मांगी जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र मंत्रालयों की संख्या 53 है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय इनसे पृथक है। चलिए प्रश्न कुछ देखते हैं। पहला क्या है? पहला सवाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है? ए द यूनियन गवर्नमेंट, बी द यूनियन ऑफ इंडिया, सी इंडिया, डी भारत। राइट आंसर बी होगा द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम कानूनी नाम जो है भारत सरकार के विरुद्ध द्वारा वादों में प्रयुक्त विधिक नाम द यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ है। इस अनुच्छेद के खंड सर्कुलर 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। दो नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। चौथा, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो राइट आंसर जो है आपका क्या होगा? 2, 3 और 4 सही होगा। 1 नंबर क्या होगा कि गलत होगा। सही पूछ रहा है, सही, इसलिए राइट आंसर सी होगा। 2, 3 और 4 सही है। संविधान का अनुच्छेद 53 का सर्कुलर 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी।
और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 का सफल विवरण के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 के सफल विवरण के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75 के सब 5 के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि संसद सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता ओथ लेनी होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 3 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ए, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नामांकन नेता है। बी, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। सी, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। राइट आंसर डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति सामान्यतः संसदीय प्रक्रिया के अनुसार ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेता है। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3 के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। 4 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री डैश होता है। ए, निर्वाचित। बी, चयनित। सी, मनोनीत। डी, नियुक्त। ई, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी होगा, नियुक्त होता है। 5 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। ए, राज्य सरकार का। बी, केंद्रीय सरकार का। सी, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी होगा, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वैसे तो वह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता होता है। छः नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। ए, लोकसभा अध्यक्ष के। बी, राज्यसभा के सभापति के। सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। डी, प्रधानमंत्री के। तो राइट आंसर डी, प्रधानमंत्री के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह क, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। ख, संघ कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और ग, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। सात नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा, संघ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों को 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही होगा केवल 2, यानी बी, 2 सही है, 1 नंबर गलत है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद को प्रदान किया गया, अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेखनीय कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं।
कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति व सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों को संबलंबों, वेतन और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के साथ उप मंत्री यानी डिप्टी मिनिस्टर पद का भी उल्लेख है, अतः कथन 1 असत्य है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए अनुच्छेद 75 के खंड 7+1 के पश्चात अंत स्थापित नए खंड 1 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, अतः कथन 2 जो है सत्य है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एट नंबर, मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया है? ए 92 संशोधन, बी 95 संशोधन, सी 91 संशोधन, डी 93 संशोधन। तो राइट आंसर सी होगा 91 संशोधन। 9 नंबर देखिए, कैबिनेट का तात्पर्य है ए शासन के सभी मंत्रीगण, बी कैबिनेट स्तर के मंत्री, सी अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्री, डी राज्य मंत्री गण। तो राइट आंसर बी होगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री एवं उप मंत्री यदि कोई हो भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है। 10 नंबर, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं पहला मंत्री स्तर के सभी मंत्री, बी केवल कैबिनेट मंत्री, सी कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, डी कैबिनेट राज्य और उप मंत्री। तो राइट आंसर होगा बी केवल कैबिनेट मंत्री। 11वां, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 76। राइट आंसर ए होगा अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 7+3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित ध्यातव्य एक अनुच्छेद 352 के 7+3 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। 12 नंबर, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एन गोपालास्वामी अयंगार समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो यहाँ पर जो है विचार करना है। तो आगे देखें क्या है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? राइट आंसर केवल डी यानी 2 सही है, केवल 2 वाला कौन है? तो आपका ये है, ये वाला सही है, ये गलत है। एन गोपालास्वामी अयंगार संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्रियों का समूह यानी ब्यूरो बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं में सुधार तथा एक संगठन और प्रक्रियाएं OM यानी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 सही नहीं है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने 1969 में भारत सरकार की मशीनरी पर अपनी रिपोर्ट में प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष प्रभार के तहत एक पृथक कार्मिक विभाग के गठन की अनुशंसा की थी। तदनुसार अगस्त 1970 में नए कार्मिक विभाग का गठन कैबिनेट सचिवालय के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री के प्रभार में होता है। फरवरी 1973 में इसे कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के रूप में परिवर्तित किया गया। अप्रैल 1977 में इस विभाग को कैबिनेट सचिवालय से हटाकर गृह मंत्रालय के तहत लाया गया। जनवरी 1985 में इस विभाग को गृह मंत्रालय से स्थानांतरित कर प्रधानमंत्री के स्वतंत्र प्रभार के तहत कर दिया गया।
मार्च 1985 में इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण सुधार आयोग, प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका समग्र प्रभार प्रधानमंत्री के तहत ही होता है। 13 नंबर, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है? केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। राइट आंसर बी केवल 2। केवल 2 सही है, ये गलत है। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष भी होता है। मंत्रालय को विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय, विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तब मंत्रालय विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। अतः कथन 1 गलत है, कथन 2 जो है सही है, इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। चौदह नंबर, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सहित सचिव के परामर्श से होता है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। इनमें से एक केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, केवल सी 1 और 2 सही है, डी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। राइट आंसर बी होगा, यानी सही क्या बोल रहा है यहाँ पर? कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो है यहाँ पर केवल बी यानी केवल 2 सही है, बाकी सभी ये गलत है। केवल 2 सही है, ये सही है और एक वाला गलत है। अनुच्छेद 77 का सब क्लॉज 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों से उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तदनुसार इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग तथा उनके विशेष उपबंधित है। नए मंत्रालय विभागों का निर्माण पुनर्गठन उक्त नियम में राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया जाता है। इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन पोर्टफोलियो आवंटित करता है। अतः कथन 1 गलत है तथा कथन 2 जो है सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा, भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? राइट आंसर ए केवल 1 सही है, 2 गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 का सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी तथा अनुच्छेद 77 का सब क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस पर उपयुक्त कथनों में से केवल कथन 1 सत्य है। 16 नंबर देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक या कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ये संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। राइट आंसर बी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74 का सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक
मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में से सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 17 नंबर सवाल देखिए। 17 नंबर, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो 1 नंबर, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। बी, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। सी, वे केवल उस सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। डी, उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो राइट आंसर ए होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वो वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास का निर्धारण हेतु लोकसभा में नहीं लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन का सदस्य है तो वे विश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 72, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 75। राइट आंसर डी होगा, अनुच्छेद 75 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं ए संसद का सदस्य नहीं, बी लोकसभा का सदस्य, सी राज्यसभा का सदस्य, डी दोनों सदनों का सदस्य। राइट आंसर भी होगा, लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। बीस नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय 20 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय पहला, जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। बी, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी, संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी, आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राइट आंसर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के द्वारा अपना विरोधी नेता चुना जाता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय उसका किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 के प्रावधान के तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाने के 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होगा। 6 माह बाद वह अपने पद पर नहीं बना रह पाएगा। 21 नंबर, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। राइट आंसर होगा बी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा का सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है तथा प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु जो 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है।
22 नंबर, प्रधानमंत्री को ए लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। राइट आंसर होगा सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 1 के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समानतः राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति व संसद सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तथापि लोकसभा में किसी भी दल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वह किसी प्रधानमंत्री नियुक्त करे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। 23 नंबर, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। सी अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या है, एक्सप्लेन क्या दिया गया है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, उसे अपने सहयोगियों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद के बाहर के व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त कर सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है, अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 के तहत। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 24 नंबर, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह या 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यह संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ये अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5, बी अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 3, सी अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 4, डी अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 2। तो राइट आंसर होगा ए अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5। संविधान के अनुच्छेद 75 का सब क्लॉज 5 के अनुसार कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस प्रकार वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह 6 माह तक ही मंत्री पद पर रह सकता है। 25 नंबर, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है। ए 1 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 माह, डी 1 माह। तो राइट आंसर बी 6 माह। छब्बीस नंबर सवाल देखिए, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद पर नियुक्त हो जाना पड़ता है। ये 6 माह बाद, बी 1 वर्ष बाद, सी 2 वर्ष बाद या डी 3 वर्ष बाद। राइट आंसर ये 6 माह बाद। सत्ताईस नंबर, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रदान करना। सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो राइट आंसर सी होगा, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। कथन सी गलत है क्योंकि मंत्रिपरिषद का सदस्य निम्न सदन लोकसभा के साथ साथ उच्च सदन यानी राज्यसभा का भी हो सकता है। यहाँ तक कि संसद के दोनों सदनों के बाहर का व्यक्ति भी मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, परंतु उसे 6 माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना होगा। 28 नंबर सवाल देखिए, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं।
उपयुक्त में से एक से अधिक, तो राइट आंसर सी होगा, लोकसभा के प्रति प्रधानमंत्री जवाबदेह होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 का 7-3 का तत्व मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 29 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है कि लोकसभा के प्रति भी एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत 3 नंबर है अनुच्छेद 75 7-3 के अनुसार। 4 नंबर है अनुच्छेद 74 के 7-3 के अनुसार। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर बी सही है, 1 2 3, 1 2 3 सही है, 4 गलत है। संविधान का अनुच्छेद 75 का 7-3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। अनुच्छेद 74 का 7-3 संविधान में नहीं है। 30 नंबर देखिए, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी अध्यक्ष यानी स्पीकर के प्रति, डी सांसद के प्रति। आंसर नहीं दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 का 7-3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर सांसद होगा, चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है। इकतीस नंबर सवाल देखिए, मंत्रिपरिषद किसके के प्रति उत्तरदायी होती है? ए संसद के, बी राष्ट्रपति के, सी लोकसभा अध्यक्ष के, डी लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के। तो आपका आंसर नहीं दिया गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 32 नंबर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी राज्यसभा के प्रति, या डी लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर डी लोकसभा के प्रति। 33 नंबर सवाल देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। तो राइट आंसर डी होगा, केवल लोकसभा के प्रति। अनुच्छेद 75 का 7-2 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75 का 7-3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 74 नंबर, 34 भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। इनमें से सभी। तो विचार करना है कौन सा सही हो। तो केवल 1 सही है, केवल 1 सही है, ये गलत है 2 नंबर। 35 में सवाल देखिए, कथन 1, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो आपका जो हो जाएगा ए नंबर गलत है और आपका आर नंबर सही है। तो इसलिए कथन हो जाएगा ए गलत है और कारण सही है, डी नंबर। संविधान का अनुच्छेद 75 का 7-3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, न कि राज्यसभा के प्रति, अतः कथन 1 गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। यदि कोई गैर सदस्य मंत्री बनाया जाता है तो उस अनुच्छेद 75 का 7-5 के अनुसार 6 माह के भीतर संसद के सदन की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार कारण आर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो राइट आंसर होगा आपका
राइट आंसर होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो राइट आंसर होगा 2 और 3 सही है, ये गलत है 1 नंबर, तो राइट आंसर बी होगा केवल 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 का सब 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75 का सब 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के क के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य को संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। इस प्रकार कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 और 3 सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ही लंबा बड़ा चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे, 37 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। 37 नंबर से कल जो हम लोग पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता, परिवार, समाज का, और अपने देश से प्यार कीजिए। लाइफ में आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश करते रहिए, अपने सपने को पूरा कीजिए और सफलता को प्राप्त कीजिए, और हमेशा खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए।